हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपने लास्ट वीडियो देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार उसे जरूर देखें। तो मैं नरेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस की वेज में विंग्स क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देरी ना करते हुए आज इस फर्स्ट चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं, जिसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आज हम खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ से कुछ आपकी रिएक्शंस पूछी जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है। उस रिएक्शंस में जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, जिसमें बहुत सारी आपको इक्वेशंस दी थी। उन इक्वेशंस को बैलेंस करना था। तो आइए आज हम उन्हीं से रिगार्डिंग बात करते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी केमिकल इक्वेशन है, हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। तो फर्स्ट आपकी केमिकल इक्वेशन या पहली रासायनिक जो समीकरण है वो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए सर, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि एंडोथर्मिक को हम बोल सकते हैं ऊष्मा शोषी। ये जो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है, ये ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि जिस भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होगी, उसे हम बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। वो भी कौन सी, एंडोथर्मिक। मतलब क्या, जैसे हम इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लिखें, सबसे सरल अगर इसका हम उदाहरण अगर लिखें, तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं कि सर मान लीजिए मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया और इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट देता हूं, मान ली मैंने इसको हीट दी। आप हीट को या तो हीट इस प्रकार से लिखो, ऊष्मा इस प्रकार से लिखो, या फिर आप इसके ऊपर डेल लगा दो। अब ये क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट पता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल आप आपके एंडोथर्मिक के लिए लिख सकते हैं। इससे और एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा लाइमस्टोन होता है, यानी चूने का पत्थर, और ये होता है क्विकलाइन। क्विकलाइन का मतलब आप समझते हो, जो आपका जला हुआ चूना होता है उसे कहा जाता है। इसी के जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन पूछी जाती है बच्चों, और उसको हम बोलते हैं, उस इक्वेशन को, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब सर एक बात बताइए, ये जो हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसकी ये क्या है, ये अपोजिट है। किसकी अपोजिट है, हमारे एंडोथर्मिक की। सर ये एंडोथर्मिक के अपोजिट क्यों है। यहाँ पर क्या होता है कि एक जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट के साथ साथ हीट या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है इसमें। मतलब क्या, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज या हीट इज रिलीज। आपको पता है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम इसका एग्जाम्पल इस तरीके से देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे इजी, सबसे सरल कौन सा वाला सर, जैसे मान लो मैंने CH4 यानी ये होता है मीथेन। इस मीथेन की को अगर मैं बर्न करता हूं, और आपको पता है कोई भी सब्सटेंस बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं हो सकती। तो अगर ये मीथेन आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाएगा आपका वाटर, और साथ साथ मेरे बच्चों हीट भी प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करने का मतलब होता है, ऊष्मा उत्पन्न करने का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो हमारी रिएक्शन है, ये क्या है, एक ऊष्मा, क्या है, एक ऊष्मा क्षेपी है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो, इसको बैलेंस करने के लिए भी आता है, इसको संतुलित भी करना पड़ता है। तो क्या इसको बैलेंस करना हमसे आता है? अगर नहीं आता है तो सुनो, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 का कर दो मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो गए कितने, 4। अब रही बात किसकी, अब रही बात हमारे ऑक्सीजन की। 2 और 2 कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर है, तो यहाँ पर आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि 2 and 2 जा 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाए। ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है।
इसी टाइप से अगर आपसे जैसे मान लो पूछा जाए कि एक बात बताइए सर, क्या यही पूछी जाएगी? तो नहीं, एक और आपकी थर्ड नंबर की केमिकल रिएक्शन है, उसे हम बोलते हैं क्या है? उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है, इसे हिंदी में विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। एलिमेंट क्या करेगा? हमारे कंपाउंड में से एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसको विस्थापित कर देगा। पर कब कर पाएगा ये? जब वो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव का मतलब होता है कि अधिक क्रियाशील वो तत्व होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर हम ले ले, मान लो कि सर एक हमने HCl, अगर हमने एसिड लिया मान लो, इस एसिड की रिएक्शन अगर मान लो मैं कराता हूं किससे? Na से, तो अब बताओ ये Na क्या है? Na इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कि ये किसी को भी डिस्प्लेस कर सकती है। सेकंड नंबर की रिएक्टिव मेटल है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई एलिमेंट है तो वो है हमारा पोटेशियम। अच्छा, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये क्लोरीन के साथ। तो Na जुड़ गया क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन हो जाएगा सेपरेट। हाइड्रोजन बेचारा हो गया सेपरेट। अब हाइड्रोजन अगर सेपरेट हुआ तो हम H की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हमें 2 की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो डायटोमिक एक गैस होती है। अब आप बताइए सर, इस केमिकल इक्वेशन को क्या हम बैलेंस कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब बताइए क्लोरीन कितने हो गए? बोले सर 2 हो गए, तो यहाँ पर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोडियम भी कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए, तो यहाँ पर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है ये पूरी एकदम बैलेंस हो जाएगी। क्या हुआ? मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। इसी के जैसी एक और इक्वेशन आती है, एक और आपकी रिएक्शन पूछी जाती है, एक और अभिक्रिया पूछी जाती है। उसमें एक बार नहीं बल्कि 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा। उसको हम बोलते हैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये जो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये सब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? 1 टाइम नहीं 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट था, यहाँ एक कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों ही क्या होंगे? दोनों के दोनों ही कंपाउंड होंगे, और उसमें से जो आयन रहेंगे उन कंपाउंड्स के, वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। अभी कैसे करते हैं इसका अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हम एग्जाम्पल क्या देखें सर? तो हमने कहा सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या सर? अगर मैंने मान लो BaCl2 की रिएक्शन कराई किससे? सोडियम क्लोराइड से, सॉरी सोडियम सल्फेट से। तो ये जो आपका सोडियम सल्फेट है, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे? Ba चले जाएगा SO4 के साथ और Na चले जाएगा Cl2 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इधर बन जाएगा BaSO4 और इधर बन जाएगा आपका Na के साथ Cl। अब आप बताइए कि इसमें Ba चला गया SO4 के साथ और Na चला गया Cl के साथ। आपस में आयंस क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। आयन एक दूसरे को क्या कर दिया? आयन ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। अब सर एक बात बताइए, ये जो केमिकल आपकी जो इक्वेशन लिखी है, क्या ये बैलेंस है? तो हमने कहा नहीं। यहाँ पर सोडियम 2 टाइम दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्लोरीन हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन आपकी हो गई बैलेंस। अब आप बताइए, यहाँ पर दोनों कंपाउंड थे, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट है, दूसरा क्या है? कंपाउंड है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर आपको पता है ये जो आपका BaSO4 है, ये एक्चुअल में प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब ये अवक्षेप है, और जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट यानी आपके अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है, उसको प्रेसिपिटेशन यानी आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपका प्रेसिपिटेशन से आए तो भी आप ये आपकी इक्वेशन लिख सकते हो, ये उसी के लिए है। अच्छा, एक आखिरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है आपका क्या, वो है आपका कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है सर? कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। सर ये संक्षारण क्या होता है, किस पर लगता है या किसका होता है? तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर आप मेटल को जो कि रिएक्टिव होती है उस मेटल को, जैसे कि आपका आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, तो आयरन को अगर आप देखोगे तो आपने आयरन को अगर बिना किसी पॉलिश किए या बिना पेंट किए आप ओपन एयर में रखते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से या एयर से या एसिड से रिएक्ट कर लेगा, और जैसे ही क्रिया करेगा तो अपना एक ऑक्साइड बना लेगा, और उस ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है संक्षारण। जिससे क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है उस मेटल का लॉस होता जाता है। अगर हम बात करें कि सर क्या सभी मेटलों का कोरोजन होता है, तो नहीं। कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये ऐसी मेटल है जिनका कोरोजन नहीं होता है। अब स्पेशली अगर हम देखें, स्पेसिफाई अगर हम करें, जो आयरन हमारा होता है या जो हमारा लोहा होता है, इस लोहे की अगर हम बात करें, इस लोहे की अगर हम बात करें तो लोहे का जो कोरोजन होता है उसे क्या कहा जाता है सर? आयरन या लोहे के कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। और ये जो रस्टिंग होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जंग लगना, इसका इक्वेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? सिंपल है, हमने अगर हमारे आयरन को ऐसे ओपन आपके एयर में अगर छोड़ दिया है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और साथ साथ क्या बनाएगा? तो हमने कहा यहाँ पर वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3। अगर इसे हमें बैलेंस करना है तो सिंपल है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ऑक्सीजन कितने हो जाए? इक्वल हो जाए 6। यहाँ पर आयरन हो गया 4, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल वाटर के भी ऐड कराने पड़ते हैं। अब सर ये वाटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो हमने कहा H2O। अब कितने मॉलिक्यूल है वो हमें पता नहीं है, उसकी जगह हम लिख देंगे क्या? N। और जैसे ही N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड होंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा N वो नंबर और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी क्या? H2O। ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग का, ये फॉर्मूला है आपके जंग का, और ये पूरी केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी किसके लिए? आयरन के ऊपर जब रस्टिंग होती है उसके लिए। इसको बचाया भी जा सकता है। आयरन पर आप गैल्वेनाइजेशन कर दो, पेंट कर दो, ऑयल अप्लाई कर दो, ये कुछ ऐसी मेथड है जिससे कि आपको आपके आयरन को आपकी रस्टिंग से हम बचा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी विंग्स क्लासेस की जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आपको जाना है, और उस इंस्टाग्राम आईडी पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सहित पूरी जो आपके आंसर शीट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपने ये सारे वीडियो अगर नहीं देखे इसके पहले के तो उसे भी देखें। इस वीडियो को अगर आपने अगर देखा है और इसको देखने के बाद अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके फ्रेंड तक पहुंच जाए और उनके भी यूजफुल उनके लिए भी बन जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।